गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 5 और 6 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट 2 से 3 घंटे के बाद ही आपको मिल जाएगी किसकी 7 अगस्त की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो। ओके, तो ये सभी वीडियोस आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और टॉपिक वाइज जो हमने करंट अफेयर्स शुरू किया है आपका, तो वो भी आप बिल्कुल देखिए। मैंग्रोव वनों की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चंस वहाँ बनेंगे। जैसे आप स्टेट लेवल का मेंस वगैरह दे रहे हैं या फिर यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे जो हम स्पेशल छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना में कितने क्षेत्रों को के आंकड़ों को मापा जाता है? कितने क्षेत्रों के आंकड़े शामिल किए जाते हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर होगा ए, 8 क्षेत्रों को यहाँ पर मापा जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना 8 क्षेत्रों के आंकड़ों को मापा जाता है। यह 8 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो रिफाइनरी उत्पाद होता है, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। इन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तु के भार का 40.27% क्षेत्र कितना शामिल होता है? 40.27% शामिल होता है। यह सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की विंग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के माध्यम से मासिक रूप से, ये मासिक नहीं है, मंथली मतलब मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित की जाती है। क्या होता है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक? मंथली तैयार किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद जर्मनी की टीम को हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अंतिम बार 1980 में 8वां स्वर्ण पदक हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। अब तक भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीत चुकी है। ओके, याद रखिएगा, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य, कितने हो गए टोटल? 11। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का चौथा पदक है। पहला पदक किसने जीता था? तो ये जीता था वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। ओके, कौन सा? रजत पदक लेकर आई थी। पीवी सिंधु शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और मुक्केबाज लावलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सर्वाधिक 12 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि जर्मनी के पास कितने पदक हैं? 11। ओके, ये टोटल कितने हो गए अपने? 12 पदक। मतलब जो पदक तालिका है उसमें हॉकी में सबसे ज्यादा 12 मेडल जीतने का रिकॉर्ड अब तक किस टीम के पास है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पास है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो ये मिलेगा लुजान, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे और इनके साथ बॉक्सर मेरी कॉम भी उद्घाटन समारोह में क्या थी? ध्वजवाहक थी। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है, जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रेड ऑस्ट्रेलिया से हैं। महिला हॉकी टीम के कोच सोजार्ड मैरीजैंड हॉलैंड से हैं। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ये मणिपुर से हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही मैच में गोल हैट्रिक करने वाली, 3 गोल एक साथ करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर उनका नाम मिस हो गया है, वो है वंदना कटारिया। कौन बनी है? वंदना कटारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, वंदना कटारिया। क्लियर है? हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया। निम्न में से वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी। किस क्षेत्र से संबंधित थी? कवित्री थी। कौन? पद्मा सचदेवा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित और डोंगरी भाषा की पहली महिला कवित्री पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। 2001 में इन्हें पद्मश्री, 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। मेरी कविता मेरे गीत इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है, जिसके लिए 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह के लिए।
डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में डोगरी भाषा को भी शामिल किया गया है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, धूति बनर्जी को नियुक्त किया गया जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला डायरेक्टर। जो 100 वर्ष पुराने जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली कौन बनी है? धूति बनर्जी पहली महिला बनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा धूति बनर्जी। हाल ही में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन निम्न में से किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, पुणे में लॉन्च की जाएगी भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन। देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में पहली बार यह ट्रेन क्या होगी? प्रारंभ की जाएगी। टीटागढ़ बेगन्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जा रहा है। टीटागढ़ बेगन्स का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसकी सहायक कंपनी है जो इटली में स्थित है, उसके द्वारा सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन को बनाया जा रहा है। इस कंपनी को 34 साल की 34 मेट्रो ट्रेनों को बनाने की क्या दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें प्रत्येक ट्रेन में कितने कोच होंगे? जो हल्की मेट्रो ट्रेन होगी 3 कोच होंगे। यह मेट्रो ट्रेन एल्यूमिनियम धातु की बनी होगी, तभी तो हल्की होगी। ओके, सितंबर 2021 में पहली हल्की मेट्रो ट्रेन कहाँ आ जाएगी? इटली से भारत आ जाएगी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई थी? 1984 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी भाई? तो ये हुगली नदी के नीचे कोलकाता में चलेगी। देश में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। 17वां रेलवे जोन कौन सा था हमारा? कोलकाता मेट्रो बना था। 17वां कब बना था? 2010 में। 18वां रेलवे जोन 2021 में 20 में बना, कौन सा? तो ये बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय क्या है? विशाखापट्टनम में। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेलवे कहाँ चलाई गई? तो ये भी दिल्ली में चलाई गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अभी तक के करंट अफेयर्स के, इन्हें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा यूटेलसैट क्वांटम रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यूटेलसैट क्वांटम रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। यूटेलसैट क्वांटम रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट विश्व का पहला वाणिज्यिक रूप से प्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना से एरियल 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एरियल 5 यूटेलसैट क्वांटम यूनाइटेड किंगडम की एक प्रमुख परियोजना। किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की। यूरोपीय स्पेस एजेंसी 22 देशों की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? एनविजन मिशन को लॉन्च करेगा कब? 2030 में। किसके अध्ययन के लिए? शुक्र ग्रह या वीनस के अध्ययन के लिए। वर्ष 2021 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करेगा कौन? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ही करेगा। क्या नाम है इसका लकड़ी से बने सैटेलाइट का? वीज़ावुडसैट। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान मिशन के लिए विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तो ये भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ इंक्लूड कर दिया गया। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक पहलवान रवि कुमार दहिया के द्वारा जीता गया है। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में रशियन ओलंपिक कमेटी के ज्यूयर गुएक को हराकर इन्होंने कौन सा जीता? रजत पदक जीता है। सिल्वर लेकर आए, सॉरी ना, रवि कुमार क्या लेकर आए? सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं रशियन ओलंपिक कमेटी के जयूर गेयू। देखिए
जो रूस के खिलाड़ी हैं उन्हें रूस के देश के झंडे के तले खेलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो जो रसिया के खिलाड़ी हैं वो किसके तहत खेल रहे हैं? ओलंपिक कमेटी के तहत खेल रहे हैं। तो इन्हीं को हराया है, किसको? जयूर गयू को हराकर सुनील दहिया, रवि कुमार दहिया ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। कितने किलोग्राम वर्ग में? 57 किलोग्राम वर्ग में। रेसलिंग में पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया भारत के 5वें भारतीय पहलवान बन गए। इनसे पहले केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक पदक जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेसलिंग में कौन सा पदक है? 5वां पदक है। कौन सा है? रजत पदक है। क्लियर है? याद रखेंगे। हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, जगदीश भगवती और सी रंगराजन दोनों को ही CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंडियन इकोनॉमिस्ट सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा जगदीश भगवती और सी रंगराजन को CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए चुना गया। भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद और गणितज्ञ CR राव के नाम पर यह पहला पुरस्कार दिया जा रहा है। मतलब ये पुरस्कार इसी वर्ष से प्रारंभ हुआ है 2021 से, और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? जगदीश भगवती बने और सी रंगराजन बने। CR राव जो हैं इनकी उम्र अब 100 वर्ष पूरी हो चुकी है, अभी ये जिंदा हैं। ओके, 100 वर्ष पूरी हो गई और ये 100 वर्ष पूरे होने पर ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया। 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर इनके नाम पर यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। प्रत्येक 2 वर्ष में यह पुरस्कार दिया जाएगा। सोशल साइंस के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ स्टोरियस अवार्ड से अमर्त्य सेन, कौन है ये हैं हमारे अर्थशास्त्री। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया हाल ही में। किसका? स्पेन का है। ठीक है, 1998 में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था अर्थशास्त्र का, और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे? अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन की हाल ही में एक पुस्तक आई थी, कौन सी? होम इन द वर्ल्ड। क्या थी? होम इन द वर्ल्ड इनकी पुस्तक थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर होगा भारत। भारत में किया गया सबसे अधिक ऊंचाई पर सड़क का निर्माण। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने पूर्वी लद्दाख के कुमलिंगला दर्रे का नाम याद रखेंगे पर दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क का निर्माण 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। इस दर्रे की कुल लंबाई कितनी है? 52 किलोमीटर है। बोलीविया के 18,953 फीट सड़क निर्माण का रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। ओके, ये कितने पे बनाई गई है? 19,300 फीट पर बनाई गई है। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी हैं। BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे बनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाएगा, और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी और पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में दिया गया था। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया। रोहित शर्मा क्रिकेट, विनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपाल हॉकी, ये हॉकी की पहली खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स और मनिका बत्रा किसमें? टेबल टेनिस में। तो ये आप याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। में ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2000 से प्रारंभ हुआ। एक और पदक है इसी पदक के अंदर। ओके, 2 हो गए हैं अब क्या आपके ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि क्या कर दी गई? 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में पुरस्कार राशि बढ़ाकर 5 लाख से कितनी कर दी गई? 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य रेगुलर 2 कैटेगरी में मिलता है, एक लाइफ टाइम और एक रेगुलर। तो रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख और लाइफ टाइम में 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसके कोच को 12.5 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बन गया? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, डी होगा, जर्मनी बन गया है 5वां देश। 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना की थी। पहले इस अलायंस का उद्देश्य कर्क और मकर रेखा के आसपास स्थित देशों को सदस्य बनाने की बात कही गई थी कि जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होते हैं उन्हें सोलर अलायंस का मेंबर बनाया जाएगा। 8 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में एक संशोधन करके अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य देश इस संगठन का सदस्य बन सकता है। ये चेंजेस कर दिए गए हैं। डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस फ्रेमवर्क की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था और जर्मनी इसका 5वां देश अब बन गया है। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ओलंपिक दल को आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में ओलंपिक 2020 के दल को आमंत्रित किया गया है। कहाँ पर? लाल किले पर। जो दल गया था वो कितना था? 228 सदस्यों का था। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू वेटलिफ्टर के द्वारा रजत पदक लाया गया था। ये मणिपुर की हैं और इन्हें मणिपुर सरकार के द्वारा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है। दूसरा कांस्य पदक पीवी सिंधु के द्वारा लाया गया था, ये शटलर थी। तीसरा कांस्य पदक लावलीना के द्वारा लाया गया था, ये बॉक्सर थी, असम से हैं। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक लेकर आई थी और 5वां पदक रेसलर रवि दहिया के द्वारा क्या लाया गया? रजत पदक लाया गया। रवि दहिया हरियाणा से। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको डेली आप फॉलो कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, ओलंपिक के जितने भी फैक्ट हैं ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, वेस्ट बंगाल के द्वारा ये पुरस्कार जीते गए हैं। पश्चिम बंगाल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सिल अपस्थी ऑनलाइन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा मिला है? एक प्लेटिनियम पुरस्कार मिला है। शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने और ई रजिस्ट्रेशन के लिए 2 रजत पदकों से सम्मानित किया गया है। तो प्लेटिनियम, गोल्ड और 2 रजत पदक, टोटल 4 स्कॉच अवार्ड से पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। असम के कछार जिले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री स्कॉच अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इनको सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप स्कॉच अवार्ड से याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। स्टूडेंट्स जनरली बताते हैं मेल करके, मैसेज करके कि वीडियो के नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उन्हें खुद जाकर देखना पड़ता है। तो आप सबसे अच्छा ये कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्टडी विथ नीलम ऑफिशियल के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं, आपको चैनल प्राप्त हो जाएगा। सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ मिलेंगे और साथ ही पीडीएफ भी प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में नोरू एक ओशनियाई कंट्री है, छोटा सा द्वीपीय देश है, में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में मनप्रीत बोहरा को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? तरणजीत सिंह संधू हैं। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत राजदीप मजूमदार हैं। भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज हैं। ब्राजील में भारतीय राजदूत सुरेश रेड्डी हैं। कनाडा में भारतीय राजदूत अजय बिशेरिया बने हैं। चाइना में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री बने हैं। फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बने हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन पात्रा बने हैं। जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार बने हैं। वर्ल्ड बैंक के पहले
मैनेजिंग डायरेक्टर पद्म कुमार माधवन नायर बने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। हाल ही में एसबीआई ने अपने कस्टमर के लिए सिम वाइडिंग फीचर्स को लॉन्च किया है। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इन्वेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक को मनन भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर परसेवेरेंस रोवर भेजा गया था। यहाँ एक हेलीकॉप्टर भी चलाया गया था जिसका नाम इंजेन्युटी था। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम हॉप है। और हॉप पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के बिजनेसमैन अजय दिलावरी को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर के सबरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से। पी साईनाथ को जापान के सर्वोच्च पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से श्यामला गणेश को जापानी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री गोइडो वेलिडो बन गए हैं और पेरू के राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो किस्टियोलो बने हैं। ठीक है, दोनों याद रखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इशाक हरगोज इजराइल के नए राष्ट्रपति बने, जबकि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट बने हैं। निकोल्स पांशियान अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम को बनाया गया है। पंजाब में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा जाएगा। सिंधु नदी मानसरोवर के निकट ग्लेशियर से निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर में की जाएगी। मिजोरम राज्य देश का पहला राज्य जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी बनी और ये ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। क्या है ये? वेट लिफ्टर हैं। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में है। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा में बनाया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय रांची झारखंड में बनाया जाएगा। केरल ने ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में छूट दी है। कर्नाटक ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण निर्धारित किया है। कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाना अनिवार्य किस राज्य में हुआ है? ओडिशा में हुआ है। घर तक आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा मक्कलाई थेडी मुरुथुवम योजना प्रारंभ की गई है। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में प्रारंभ हुआ है। हाल में असम सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। साथ ही खिलाड़ियों की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की गई है। ओडिशा के खिलाड़ी दूती चंद को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।